आप सभी को स्वागत है। चलिए इस वीडियो में आईसीएसई का जो स्पेसिमेन पेपर है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है तो आसान सा है। तो यहाँ पर दिया है ए मैट्रिक्स दिया है 2×2 मैट्रिक्स और फाइंड ए स्क्वायर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना है ए दिया है 4 -4 -4 4 और हमें ए स्क्वायर निकालना। तो ए स्क्वायर हो गया ए इंटू ए, तो इसको 4 -4 -4 4, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन में तो ये वाला पैटर्न याद रखें, पहला मैट्रिक्स का इधर जाना है, दूसरे मैट्रिक्स का नीचे में आना और एक एक करके मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। तो जैसे यहाँ से शुरू करेंगे 4, इसका 4, तो 4 इंटू 4, फिर इधर जाना है, इसका मतलब -4 की तरफ जाना है और इसका नीचे यानी कि -4 के साथ -4 इंटू करना, तो प्लस 16 लिख देता है। फिर नेक्स्ट है इसके साथ फिर ये वाला, है ना। तो सेकेंड कॉलम में आएगा, तो 4 इंटू -4 -16 और माइनस इधर जाना है, इसका नीचे आना, सो -4 इंटू 4 -16, तो ये हो गया। अभी दूसरा रो के साथ करेंगे, तो -4 इंटू 4 -16 और इधर जाना है, इसका नीचे आना है, तो 4 इंटू -4 -16। अभी फिर से -4 इंटू -4 16 और इधर जाना है 4, इसका नीचे, तो 4 इंटू 4 तो +16। तो ये इस तरह से जो टर्म्स है ऐड कर देना। तो 4 इंटू 4 16, 16 + 16 32, इसका -32, इसका -32 और इसका 32, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो दिए क्या इक्वेशन दिया है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, तो सेटिंग कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर ये हो गया, तो ए का वैल्यू लिख लेते हैं। अब जो कोई मैट्रिक्स कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो सारे सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो याद रख लीजिए। तो यहाँ 4p -4p -4p + 4p, तो ये हो गया। क्योंकि हमें यहाँ कंपेयर करना है तो एलिमेंट वाइज कंपेयर हो जाएगा। तो देखिए ये 32, यहाँ पर 4p है, सो देयरफॉर 4p इक्वल्स टू 32, तो p इक्वल्स टू 32/4, दैट इज 8, तो p इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्व करना है, तो ये डेसिमल प्लेसेस में है, इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, तो इसलिए ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमेशा याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न होता है ax² + bx + c = 0। तो इस पैटर्न को हमेशा रखना है, कभी कभी चेंज करके देगा तो इसी पैटर्न में ले आना है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। फिर b कितना है, x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है, तो ये साइन के साथ लेना है, ठीक है, साइन के साथ। फिर c है
जो ओनली कांस्टेंट, तो -2। तो ये माइनस लेना नहीं बोलना, ये हो गया। अभी x जो है फॉर्मूला है इसमें -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब फैक्टराइज नहीं होगा तो ये फार्मूला काम करेगा। ये सभी इक्वेशन के लिए काम करेगा, फैक्टराइज होने वाले के लिए भी, नहीं होने का लिए। ओके, तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4, ये माइनस है फार्मूले में, और b का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो -4² -4 1 × -2 2 × 1। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। 16 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस मत लिखिए, तो इसको प्लस ही लिखना है। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 48 2। तो 4 प्लस माइनस 24। 24 को फैक्टराइज करेंगे, तो क्या आ जा रहा है, 4 प्लस माइनस, सो 2 × 2 × 2 × 3। तो ये बार आ जाएगा 2√6 होगी 2। फिर यहाँ कॉमन ले सकते हैं, देखिए 4 है, इधर 2 है, सो 2 कॉमन लीजिए। सो 2 प्लस माइनस √6/2, ये 2 कट जाएगा, ये 2 नहीं काट सकते, तो ये पूरे मल्टीप्लाई में है, काट सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब हमारा आंसर हो गया 2 प्लस माइनस √6। क्योंकि अभी डेसिमल में लिखना है, तो अभी √6 का वैल्यू हमें टेबल से खोजना है। तो अभी टेबल आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी मैथ्स बुक में ये दिया है टेबल, उसको मैं दिखाता हूँ। तो आपको ये स्क्वायर रूट टेबल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 to 10 का दिया है, तो मुझे 6 का चाहिए, तो 6.0 ये 0 में ले लेता हूँ, ठीक है। 6.00, तो ये हो गया 2.449। तो इस तरह से वैल्यू की 6 का है, तो 6.00 में 2.449 इसका वैल्यू, 6 का रूट 2.449। तो अभी इसको सिंप्लीफाई, तो 2 रूट्स होंगे, एक प्लस के साथ लिखेंगे और एक माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये हो गया 4.449 और ये हो गया -0.449। अभी क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस हो गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो लास्ट वाले को राउंड कर दीजिए। क्योंकि 9 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 4.45 और -0.45, 9 राउंड अप होगी। तो ये आंसर हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 4.45 और -0.45। तो ये आंसर लिखा, तो ये हो गया आंसर। और एक बात याद रखना है, मैथ्स में, फिज़िक्स में, कोई भी जब हम सॉल्व करते हैं डेसिमल्स में, तो 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, तो हम सॉल्व करेंगे 3 डेसिमल प्लेस, लास्ट वाला राउंड करेंगे। तो ये आईसीएसई रूल है। अभी आपको डेसिमल प्लेसेस नहीं दिया है, लेकिन पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो आप हमेशा 2 डिजिट में एक्सप्रेस करने का कोशिश कीजिए। इसलिए 3 डिजिट्स निकाल के लास्ट वाला आप राउंड करना है। तो ये आईसीएसई रूल है, तो इस तरह से आप करेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 का जो थर्ड पार्ट है वो सिमिलर ट्रायंगल से दिया है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से दिया है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B, ये 90 डिग्री दिया, और ये रेक्टेंगल B
बी डी एफ ई, ये रेक्टेंगल, तो इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री, तो ये दिया है। और साथ ही ए डी 6 सेंटीमीटर, सी ई 4 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी सी पूरा 12 है, ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा, 12 - 4 8 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये हमें मिल गया। अब ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर चाहे तो ले सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अभी क्वेश्चन में देखते हैं, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी। सो जो ट्राइंगल दिया है तो उसमें हम प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल एफ ई सी। तो कहाँ है ए डी एफ, तो ये ट्राइंगल, और एफ ई सी, तो ये ट्राइंगल। तो जो दो ट्राइंगल में क्या करना है, यूजुअली ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एंगल को, दो एंगल खोज लेते हैं, दो एंगल इक्वल दिखा देंगे तो ए रूल से वो प्रूव हो जाता है। तो ये दो ट्राइंगल में दो एंगल हमें खोजना है, कौन सा इक्वल है। तो हम देख सकते हैं ये 90 है तो ये भी 90 है ना, और इसका ये 90 है, तो हमने क्योंकि ए डी एफ पहले ये ट्राइंगल लिखा तो इसका ही पार्ट हम लिखेंगे। तो एंगल ए डी एफ, ये डी एंगल है इसलिए बीच में आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा एंगल है, एफ ई सी, ठीक है, ये एंगल का बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये पता चले दोनों 90 है, इक्वल हो गया। अभी दूसरा एंगल ले सकते हैं, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, या ये और ये भी ले सकते हैं, तो ये और ये लीजिए, ये एंगल का नाम क्या है, एंगल एफ ए डी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर इसका है सी एफ ई, तो ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, फॉर, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू एफ ई। तो रीजन लिखना बहुत जरूरी, ठीक है, तो समझ में आया। तो आप चाहे तो ये और ये भी लिख सकते हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पैरेलल है, तो दो एंगल हो गए कन्फर्म। तो देयरफॉर अभी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी। तो ये ए रूल से है, ए रूल या ए एग्जाम। अभी दूसरा है ए डी एफ एंड ए बी सी, ए डी एफ एंड ए बी सी, पूरा ट्राइंगल है, तो ये छोटा सा ए डी एफ और पूरा, तो इसमें भी हम ये 90 डिग्री देख सकते हैं। तो हम फिर से इसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल प्रूव करना है उसी को लिखेंगे, ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, यहीं से लिखेंगे। अभी इसमें दो पार्ट, तो कौन सा इक्वल है 90 डिग्री का, इसका ये वाला ए डी एफ और इसका ए बी सी, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद और एक चाहिए, तो और एक एंगल यदि हम देखते हैं तो ये एंगल जो है ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन ए डी एफ का ये और ए बी सी का भी ये कॉमन है, तो ये कॉमन एंगल है, दोनों का ही है ये,
देयरफॉर ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ABC इसमें भी AA रूल है। तो प्रूफ हो गया। अभी थर्ड पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ FE। तो ये FE का लेंथ पूछ रहा है। FE तभी FE ये साइड दिया है ना, 4 दिया है, पूरे को ले सकते हो तो 12 दिया है, फिर यहाँ पर दिया है, तो इसलिए इसको हम यूज़ करना है। तो क्या कर सकते हैं, अभी हमने ये जो ट्राइंगल प्रूव किया ADF और ABC है ना, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इसके साथ हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसके साथ करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। समझ में आया। जैसे हम ट्राइंगल कोई भी लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट लेते हैं, तो हमारे पास ऐसा ट्राइंगल, तो आप कंफ्यूज होते हैं एक ही डायग्राम से, तो 2 डायग्राम अलग से बना लीजिए ऐसे। तो ये नाम लिख सकते हैं ADF ABC, ऐसे लिखिए। तो ADF ABC, तो BC 12 दिया है, तो FD क्या है, FD क्या है 8, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो यहाँ 8 लिखिए। AD दिया है AD 6, तो AB क्या होगा, AB हो जाएगा 6 + x, इसको x ले सकते हैं, तो 6 + x, या 6 + D भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, x लेके करिए, आसान हो जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट है कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो एज ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, देयरफॉर अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी ADF, तो मैं लेता हूँ FD, तो FD के नीचे फिर BC, इसका करस्पॉन्डिंग है BC, परपेंडिकुलर, फिर इसका बेस ले लेता हूँ AD, तो इसका भी बेस लेना पड़ेगा AB, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड। तो यदि ये लेना पड़ता है AF, तो हम यहाँ ले लेंगे AC, तो इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी वैल्यू पुट कीजिए, FD कितना है 8 है ना, FD ये 12, AD कितना है 6, और ये 6 + x। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 12 इधर जाएगा, 6, तो x = 6/, तो 3 सेंटीमीटर आएगा। अभी हमने क्या निकाला x, और हमने लिया था x को, है ना, तो ये निकाला x, तो ये जो है, ये जो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, तो इक्वल होगा, इसलिए F = 6, सॉरी 3 सेंटीमीटर। अभी लास्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ADF फिर ABC। तो अभी ये 2 ट्राइंगल के बारे में बताया, ADF और ABC। तो जब सिमिलर ट्राइंगल होता है ना, तो जैसे एज ये D पार्ट है, एज ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो याद रखिए, ये फार्मूला लगाने के लिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए,
या क्वेश्चन में दिया है या आपने प्रूव किया है, तो सिमिलर ट्राइंगल में ही ये फार्मूला लगता है। जैसे हमने यहाँ ऑलरेडी प्रूव किया है ना, तो इसका क्या कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करके रेशियो लेंगे। जैसे एफ डी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, या ए एफ स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का रेशियो होगा। तो आप ये ले लीजिए एफ डी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो सबसे आसान, तो एफ डी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे आंसर आ जाए। तो ये एरिया जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, रेशियो का रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एफ डी क्या है, 8 इंटू 8 स्क्वायर हो गया है ना। फिर बी सी क्या है, ये 12, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर कीजिए, ऐसे लिखिए। तो ऐसे लिखने से इजी हो जाएगा कैंसिल करने। तो ये 4:9, तो आंसर हो गया 4:9, ठीक है। तो आपने सिमिलर ट्राइंगल का भी इक्वेशन से काफ़ी सीख लिया। तो दोबारा वीडियो देखिए, तो रूल्स, थ्योरम्स, तरीके तो आपको सीखने को मिले। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम आईसीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन है मैथ्स का, वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें स्टैटिस्टिक्स से दिया है, स्टेप डेविएशन मेथड, और इसमें जीएसटी भी है। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और टेंजेंट टू द सर्कल भी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम पहले स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मंथली इनकम दिया है, ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 एम्प्लॉयज़ का मंथली इनकम 0 to 4, मतलब 0 to 40,000 हो गया। ये इन 10,000 ऐसे करके दिया है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ये दिया है, फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक डायरेक्ट मेथड, एक आपको याद करना है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड्स है। तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन का दिया हुआ है। तो इसको हम जो है टेबल बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेबल ऑलरेडी इसको वर्टिकल कॉलम्स में बना दिया। तो इस तरह का टेबल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हेडिंग से याद रखना है। जैसे क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फिर क्योंकि ये इंटरवल में दिया हुआ है ना, यदि सिंगल नंबर होता तो ये क्लास मार्क्स ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल है, तो इसका हम क्लास मार्क्स मिड पॉइंट निकालेंगे। फिर इसके बाद जो डेविएशन पार्ट है वो निकालेंगे, फिर FI/DI करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। अभी क्लास मार्क्स क्या करना है, क्लास मार्क्स के लिए ये जो क्लास इंटरवल है ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो 0 से 4 तक है, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 4 4 होता है, बाई 2 करने से 2 आ जाएगा। 4 + 8 12 होता है, 12 का 6 हो जाएगा, हाफ। 8 + 20 8 + 12 20, 20/2 10। फिर 12 + 16 28, इसका 14। तो यहाँ पर एक पैटर्न भी समझ सकते हैं। जैसे ये इसका क्लास इंटरवल कितना है, 0 से लेके 4 है, तो यानी कि 4 है इसका इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल। तो ये 4 का ही गैप आएगा। जैसे 2 6 10 14, नेक्स्ट आएगा 18
फिर नेक्स्ट आएगा +4 करने से 22, ऐसे करके तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भी दे सकते हैं। अभी इसके बाद ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी यहाँ पर देखिए एज्यूम्ड मीन, अभी यहाँ एज्यूम्ड मीन लेना है। तो एज्यूम्ड मीन क्या है? अभी एज्यूम्ड मीन के लिए आपको ये जो क्लास मार्क्स है यहाँ से लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने टर्म्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स आर देयर, है ना। तो 6 टर्म्स, तो 3 अप 3 डाउन। तो ये 2 टर्म का जो 6 और 8 है इसमें फ्रीक्वेंसी, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा है फ्रीक्वेंसी उसको लेते हैं, है ना, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। ऐसे आपको मैं बता दूं कि क्लास मार्क्स से कोई भी आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, लेकिन हम बीच में लेते हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं ताकि आगे का कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हम लेते हैं। लेकिन बेसिकली कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो लेकिन आप बीच में से लेने का कोशिश कीजिए। अभी मान लीजिए यहाँ 7 टर्म्स हो जाते, तो 3 अप 3 डाउन एक बीच में रह जाता, तो उसी को ले लीजिए। अभी यहाँ 6 है, सो 3 अप 3 डाउन, तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये दोनों में से सिलेक्ट करेंगे। तो जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी, उसको हम ले लेंगे। तो 14 हो गया एज्यूम्ड मीन, ये हो गया एज्यूम्ड मीन 14। अभी हमें क्या करना है, x यहाँ से मिल जाएगा, एज्यूम्ड मीन हमने खोज लिया। अभी i, अभी जो i होता है वो क्लास इंटरवल होता है। तो यहाँ पर हमने पहले से देख लिया कितना इंटरवल है, ये 4 है, 4 का गैप है, तो i 4 होगा। अभी एक एक करके कैलकुलेशन करना है, लेकिन एक आइडिया बता देता हूँ। जैसे जो एज्यूम्ड मीन वाला देखिए, x क्या है यहाँ पर, x 14 हो गया, एज्यूम्ड मीन भी 14 हो गया इसके लिए, तो 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। अभी जैसे ये ऊपर वाला देखिए 10, सो 10 माइनस 14 एज्यूम्ड मीन, x हो गया 10, इसके लिए यहाँ पर जो लिखेंगे 10 माइनस एज्यूम्ड मीन फिक्स्ड माइनस 14 बाई 4, तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे -1 -2 -3 आएगा। तो इसलिए जो एज्यूम्ड मीन वाला है उसके सामने वाला 0 लिखिए, और -1 ऊपर में छोटे हैं ये नंबर्स, तो इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। और नीचे में जैसे 18, यदि हम 18 माइनस 14 करेंगे तो 4 आएगा, 4/4 तो 1 आएगा, तो नीचे में 1 2, एज्यूम्ड मीन के सामने 0, ऊपर में -1 -2 -3, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट कॉलम देखिए FI DI, तो FI ये है 55 इंटू DI, तो ये दोनों को इंटू करते जाना, तो 55 इंटू ये 55 इंटू -3, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ। तो -165, फिर FD 15 इंटू 2, तो ये हो गया -30, फिर 6 इंटू 1, तो ये हो गया -6, 8 इंटू 0, तो ये 0, इसलिए जो हम इसका ये 0 आता है, और बड़ा नंबर के साथ इंटू में भी 0 ही आएगा, छोटा नंबर में भी 0 आएगा, इसलिए हम बड़ा नंबर वाले का फ्रीक्वेंसी देख के फिर उसको एज्यूम करते हैं। तो यही एक लॉजिक है। तो 8 इंटू 0 और 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया FIDI। अभी आपको क्या करना है, तो ये जो कॉलम है इसको ऐड करना है, तो जिसको भी ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, FIDI, तो इसको ऐड करेंगे, तो इसमें सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा साइन,
ठीक है। अभी इसको ऐड करते हैं, तो नेगेटिव वाले पहले ऐड कर लीजिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो -165 -30 -6, तो ये ऐड करने में 195 तो 201 आ रहा है ना, 201। और इधर है 0 और 12 8, तो ये 20 हो गया। तो ये ऐड करने से 1 6 3 9 10 और 2, सो -201 आ रहा है। और ये ऐड करने से 20 आ जा रहा है। और माइनस 201 प्लस 20 कितना हो जाएगा, -181। तो ये हो गया सिग्मा एफ। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना, सिग्मा एफ आई। अभी सिग्मा एफ आई ये कितना दिया है यहाँ पर, देखिए 100 एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिग्मा एफ 100 ही होगा। और नहीं तो चाहे आप ऐड भी कर सकते हैं। अब हमेशा दिया नहीं रहेगा तो ये ऐड करना है, एफ और एफ डी वाला जो कॉलम है वो ऐड करना है। अभी हम फॉर्मूला आएंगे, मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अभी ये डिवाइड करके किया था, अभी यहाँ पर हम इंटू कर देंगे, इंटरवल को इंटू कर देंगे। तो ये फार्मूला है स्टेप डेविएशन का। अभी एज्यूम मीन कितना लिया था हमने, ये 14 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, -181 बाई सिग्मा एफ आई 100 इंटू 4, तो यह है। तो हमने फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला है मीन का एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू आई। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी वैल्यू पुट करेंगे, 14 -181 इंटू 4 बाई 100 सिग्मा एफ आई 100। तो सॉल्व करते हैं तो 6.76 ये मीन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का। तो इसमें 2 आइटम्स दिए हैं, मार्क प्राइस दिया है, क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं और रेट ऑफ जीएसटी दिया है। इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ भी दिया नहीं है, इंटरेस्ट रेट तो आपको टोटल एक ही बार में लेके कर सकते हैं, अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है। ओके, तो जीएसटी जो होता है वो मार्क प्राइस में लगता है, तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। यदि डिस्काउंट दिया है तो पहले डिस्काउंट कीजिए, फिर उसके बाद जीएसटी निकाल के ऐड कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर मार्क प्राइस 12,000 दिया है, जीएसटी 28%, तो हम जीएसटी निकाल लेते हैं 28% ऑफ 12,000। तो यहाँ पर देखिए जो एलईडी टीवी का मार्क प्राइस लिख लीजिए 12,000, जीएसटी 28% दिया है, तो 28% ऑफ मार्क प्राइस ये 33600 है ना, तो ये हो गया। अभी MP4 प्लेयर के लिए मार्क प्राइस कितना है, ये मार्क प्राइस है 5,000, तो ये 5,000 है, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और तो जीएसटी कितना होगा, जीएसटी दिया है और देख सकते हैं 18% और 5,000। और यहाँ पर एक ही क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पर 2 MP4 है तो यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 5,000 है तो 10,000 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो 18% ऑफ 5,000, तो ये हो जाएगा 900। तो इसलिए टोटल
सो टोटल बिल हो जाएगा, ये सबको ऐड करना। तो GST 18% ऑफ 5000, तो ये हो गया 900 रुपीज़। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 18 इंटू 50 इज़ 900। तो फिर ये LED TV का इतना हो गया, GST इतना लगा। MP4 प्लेयर ये हो गया 5000, उसका GST इतना लगा, तो ऐड करना हमको। तो GST हमेशा ऐड होता है, तो एक साथ सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए टोटल बिल टू बी पेड 21,260। ठीक है, ये तो इस तरह से GST का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक रिमाइंडर है यहाँ पर, जैसे ये पिछला क्वेश्चन में हमने क्या निकाला 6.76 है ना, तो एक्चुअली कितना होगा 6.76 इंटू ये 10,000, क्योंकि जो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली इनकम जो है वो इन 10,000 दिया हुआ है, यानी कि जैसे 0 टू 4,000, 4,000 टू 8,000, तो ये हमारा आंसर आया 6.76। तो इसका मतलब है इंटू 10,000 करना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो यूजिंग स्टेप डिफाइन द मीन मंथली इनकम, तो इसलिए ये ज़रूरी है 6.76 इंटू 10,000, तो 676 1 2 3 4, तो ये हो गया 67,600। तो ये रुपीज़ ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट टू द सर्कल का। तो ये हम देख सकते हैं सर्कल है, सेंटर O, ये डायमीटर है, और ये है टेंजेंट एट B, और ये कॉर्ड लिया, ये 55, ये Z Y X। ठीक है, तो ये सब दिया है। तो ये एंगल दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X Y एंड Z। अभी दो तीन तरीके से कर सकते हैं इसको, जिसे ये जो एंगल है PSB है ना, PSB एंगल PSB इज़ 90 डिग्री, तो एंगल इन द सेमी सर्कल। नहीं तो ये वाला टेंजेंट और ये डायमीटर 90 डिग्री लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी ये 90 डिग्री हो गया, तो QSB इज ऑल्सो 90 डिग्री। QSB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अभी हमारे पास ये एंगल आ गया 90, तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल SQB Z इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस 55 या 90 माइनस 55, तो 35। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये 35 डिग्री है, तो Z इज इक्वल टू 35। ये पहला आंसर आ गया। अभी X निकाल सकते हैं, X इज इक्वल टू Z एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ये कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाता है Z, वो उसी कॉर्ड के साथ अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी कि दूसरे सर्कमफ्रेंस में, दूसरे पार्ट में वो एंगल इक्वल होगा। तो X इज इक्वल टू Z। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू 35। अभी हमें निकालना है Y। अभी Y जो है ये SB, जो आर्क SB सेंटर में बनाता है,
और एस बी से ही ये एक्स बना हुआ 35, तो ये वाई हो जाएगा एक्स का डबल, तो वाई इज इक्वल टू 2x। तो क्यों 2x होगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड भी लिख सकते हैं, बाय एंड आर्क भी लिख सकते हैं। एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड with the remaining सर्कल। तो ये हो गया थ्योरम। तो 2 इंटू 35 तो 70 डिग्री, तो x हो गया, इसको ऐसे करके लिख दीजिए y इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये का 3 एंगल आ गया एक्स वाई जेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्रूव दैट आर बी इज पैरेलल टू पी क्यू। आर बी, ये जो आर बी है पैरेलल टू पी क्यू, ये निकालने के लिए होता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, ये 35 आ गया, तो ये भी 35 हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। फिर ये y होने की वजह से ये y कितना है 70, तो 70 माइनस 35 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये 35 है, तो ये 35 ये 35 ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, इसलिए ये पैरेलल है। तो ऐसे करके लिखना है। तो एंगल P है x डिग्री 35, फिर PSO हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 35, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ पर दोनों इक्वल हो रहे हैं और वो लोग अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आप सभी को स्वागत है इस चैनल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आईसीसी का स्पेसिमेन पेपर है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन और ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो चलिए पहले हम देख लेंगे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ग्राफ दिया है, लाइन दिया गया है, तो ये हम देख सकते हैं ए दिया है, ये 2, -3 और बी दिया है -3, -2। ठीक है, तो ये ज्वाइन किया है, तो ये एन और एम में मिल रहा है, हम ग्राफ में देख सकते हैं। और इसके बाद पी क्यू, जो पी क्यू है यहाँ से इसके साथ परपेंडिकुलर टू ए बी इज ड्रॉन यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर है देखिए 90 डिग्री, और ये वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को काट रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ। तो वाई एक्सिस में ये 6 यूनिट्स कट रहा है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पी होगा, और ओरिजिन ओ है, और सॉरी ये एस पॉइंट में ये काट रहा है। ठीक है, पी क्यू इज मीटिंग वाई एक्सिस एट एस। तो ये 6 यहाँ पर है, तो 6 डिस्टेंस यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अभी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट के लिए पहले एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा, वो लिखते हैं, है ना। तो ये बेसिक्स है, अपने छोटे क्लास में भी सीखा है। तो हम देख सकते हैं जो m है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस का यानी कि -1 और वाई एक्सिस का 0, तो इसलिए इसका आंसर होगा
-1 0 है ना। तो देखिए -1 0, तो m इज इक्वल टू -1 0, ये हो गया। फिर n का लिखना है। n के लिए हम लोग लिखेंगे, ये x पहले लिखते हैं, तो ये x का 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस में है, और y एक्सिस में ये -1, ये -1 कैंसिल हो रहा है, कट रहा है यहाँ पर ये लाइन। ओके, तो ये हो गया पहला आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ s, अभी s यहाँ पर है एट द डिस्टेंस 6, तो y एक्सिस क्या है 6 डिस्टेंस है, लेकिन x 0 है, तो इसलिए b का, तो देखिए s का y एक्सिस पहले, सॉरी x एक्सिस पहले लिखते हैं, तो ये 0 हो गया x एक्सिस, और y एक्सिस का 6 डिस्टेंस में कट रहा है, यानी कि 0,6, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप। अभी स्लोप जब हम निकालते हैं तो हमेशा ये फार्मूला याद रखिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फिर स्लोप के दूसरे फार्मूला होता है, जैसे स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, ये भी फार्मूला होता है, मतलब ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है लाइन, है ना। तो यदि मालूम है एंगल, तो tan थीटा ले सकते हैं। और जब 2 पॉइंट मालूम है यहाँ और यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो हम ये फार्मूला, जो भी 2 पॉइंट्स मालूम होगा, तो ये स्लोप का फार्मूला है। तो याद रखिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो स्लोप ऑफ ए बी है ना, ए और बी हम लेके करेंगे, ठीक है, ए और बी लेके हम करेंगे। आप चाहे तो एम और एन भी लेके कर सकते हैं, तो एक ही बात है। तो स्लोप ए और बी है ना, तो y2, तो इसमें कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, या इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2, जो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए पहले ए बी बताता है, तो इसलिए ए को पहला पॉइंट ले लेते हैं, बी को दूसरा ले लेते हैं। तो ये x1 y1 है ना, और ये x2 y2। तो y2 क्या है, y2 ये बी का पॉइंट है, तो 2 माइनस y1 हो गया ए का पॉइंट, अच्छा -3, तो -3 ऐसे लिखिए, डिवाइडेड बाई x। अभी y2 क्या लिया हमने, b का, तो ये -3, x2 हो गया इसका -3, माइनस x1 ए का लेंगे, तो 2 लेंगे, तो क्या आएगा फिर, तो ये हमने समझ में आया, 2 + 3 -5, तो 5/5, तो इसका मतलब स्लोप 1 होगा। -1, ठीक है, तो ये -5 है, तो 5/-5 -1, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया, इसलिए ये जो लाइन है ये इस तरह से देख सकते हैं, जो लाइन है इस तरह से, ये नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसे वाला लाइन का पॉजिटिव स्लोप होगा। चलिए ये हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन ऑफ पी क्यू बताया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, यानी कि ये पी और क्यू का। अभी हम देख सकते हैं इसको, ये पी क्यू 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो एक जा रहा है 0,6 में, और ये जा रहा है -6, -0, तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है वैसे। तो एक पॉइंट हो गया 0,6, और दूसरा पॉइंट हो गया -6,0, क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस का पहले लिखते हैं हम लोग, है ना। ओके, अभी इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं, तो m = क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1,
चाहे तो आप परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली 2 पॉइंट है तो हम यही ले लेते हैं 6 माइनस 0, तो 0 माइनस माइनस 6 दैट इज़ 6 बाई प्लस 6 दैट इज़ 1। तो स्लोप 1 हो गया इसका स्लोप। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y और x ऐसे रहेंगे, इक्वेशन है। और तो y1 कौन सा लिया था हमने, y1 है ना इसमें, तो y1 लिया था 0, तो ये वाला लिया था, ये हमने स्लोप लिया ना y2 माइनस y1, तो यहाँ पर 6 माइनस 0 लिया, तो 6, तो इसको y2 इसको y1, x2 x1, 0 माइनस माइनस, तो ये हो गया y2 है ना, लेकिन हमें ये लेना है y1, तो हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो y माइनस 0। तो स्लोप हम ले लेंगे 1, x तो x ही रहेगा, और x1 हमने क्योंकि y को 0 लिया तो ये वाला ले लेंगे, तो माइनस अब माइनस प्लस 6, तो हो गया y इक्वल्स टू x प्लस 6, तो इक्वेशन ये आ गया। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में ये हाइट एंड डिस्टेंस का दिया है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जब भी आप ये आपका आई लेवल है, जब भी आप ऊपर देखते हैं तो ये आई लेवल है, ठीक है, जब भी इस मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लीजिए यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट है, इस एंगल से देख रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेना है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से नीचे देखना है तो डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसके साथ, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा, तो ये इस तरह से देखना है। अभी यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, ये 2 शिप्स आ रहे हैं यहाँ से, टावर से या लाइट हाउस से देख रहे हैं, हाइट दिया 100 मीटर, तो यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक तरफ 54 है और दूसरी तरफ 42 है, दूसरा शिप भी आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स ए एंड बी। ये एंगल दिए हैं, उसका मतलब ए एंड बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकालना। अभी हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अली इसको लेंगे, इसको लेके ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये इसको लेके इसको ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि 100 दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर अच्छे से डायग्राम बनाना है। तो कितनी अच्छी बात है, ये लोग डायग्राम भी दे दिया, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो अभी हमें एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है यहाँ से देखते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। अभी ज्योमेट्रिकली ये और ये पैरेलल है ना, ग्राउंड लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये 54, तो ये भी 54 होगा, और ये कितना होगा, फिर ये हो जाएगा 36 और ये होगा 48। तो इसको भी हम लेके यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें निकालना है ये, ठीक है, यहाँ पर नाम दे दीजिए डी, तो ये डी दे दीजिए। तो अभी ये निकालना है, और ये एंगल मालूम है और ये साइड मालूम है, तो 2 साइड ये मालूम है, ये निकालना, तो ये दोनों का निकालना।
तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो था tan थीटा, है ना, तो tan 54 होगी, तो ये होगी। इस तरह से हम करेंगे। बहुत ज़ोर से बारिश आ रहा है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 54 हो गया अल्टरनेट एंगल, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये 54 है, तो ये 90 माइनस 54, इसको भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल CAD, तो CAD में हमें ये 100 दिया हुआ है और ये निकालना है। तो यदि हम देखिए यहाँ पर tan थीटा tan 54 लेते हैं तो 100 बाई x हो जाएगा, 100 बाई मान लीजिए इसको x ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 100 बाई ये tan 54 का वैल्यू लगाना पड़ेगा, जो कि पॉइंट में आएगा। तो इसलिए ये डिवीज़न और डिफ़िकल्ट है, ये राइट है लेकिन डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए क्या करना है, इसको ले लीजिए tan 36, अभी इस tan 36 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर x और 100, अभी tan 36 का वैल्यू निकाल के ये 100 के साथ इंटू हो रहा है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 100 इंटू tan 36, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ये tan 54 से ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि देखिए 100 के साथ इंटू हो रहा है। अभी tan 36 क्या है, तो हम देख लेते हैं tan 36, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखना है। यदि मैं टेंजेंट लेता हूँ tan थीटा, तो देखिए यहाँ पर नेचुरल टेंजेंट का टेबल देखना आपको, ठीक है, नेचुरल टेंजेंट। तो इसलिए अभी हमारे पास क्या है, 36 है, तो यहाँ देखिए ये 0 1 2 3 दिया है, तो आपको 36 तक जाना है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है जो 36 है ना, तो tan 36 ये है पहला 0 वाला, तो 0.7265, 0.7265। देखिए यहाँ पर tan 48 का y बाई 100, सो 100 इंटू tan 48, 100 इंटू 1.1106, ये इसका वैल्यू है, आपको टेबल से मिल जाएगा। फिर इसको जस्ट 2 पॉइंट शिफ्ट कीजिए, सो 111.06 आ रहा है मीटर। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या होगा, इधर x इधर y, तो ऐड कर दीजिए, तो 0 6 एंड 5 11, 7 1 + 2 3, 1 + 7 8 एंड 1, तो 183.71 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो अभी हमें क्या करना है, राउंड करना है, नियरेस्ट होल नंबर, है ना। तो नियरेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, तो ये पॉइंट के बाद सब हटा देना, तो 1 हटा देंगे 7 रहेगा, फिर 7 हटा देंगे ये 4 हो जाएगा, तो इसलिए 184 हो गया। तो सेकेंड पार्ट हो गया 183.71 मीटर इक्वल्स टू 184 मीटर। तो नियरेस्ट मीटर मतलब पॉइंट में नहीं रहेगा, तो ये हो गया आंसर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ICSE जो स्पेसिमेन पेपर है। इसमें आपको इक्वेशन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यानी कि टेंजेंट वाला सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, और जो मिड पॉइंट थ्योरम सेक्शन फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, फिर उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी इस तरह से इक्वेशन जो दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 - 2x ग्रेटर देन x प्लस 1 - x बाई 3 ग्रेटर देन 2x बाई 5, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी इसमें क्या है, 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 को लेंगे, फिर
हम फिर सेकेंड और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे और उसमें से जो भी कॉमन जो सॉल्यूशन होगा उसी को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 3 माइनस 2x ग्रेटर देन x प्लस 1 माइनस x/3। तो ये दो को हम पहले ले लेंगे। ठीक है, ये दो को हम पहले ले लेंगे। सो 3 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x/3। तो इसको इधर लेंगे और फिर x प्लस 1 माइनस x/3 ग्रेटर देन 2x/5 इधर ले लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सो 3 माइनस 2x ग्रेटर देन, एलसीएम ले लेते हैं, 3x प्लस 1 माइनस x और 3 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x प्लस 1/3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 2x इंटू 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर 9 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 6x। तो ये x वाले को एक साथ करना है और नंबर को एक साथ करना है। ठीक है, तो ये हो गया 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8x। फिर x तो ये 8, तो पहला आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया। सॉरी, अभी हम दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी यही सेम एलसीएम ले लेते हैं, 3x प्लस 1 माइनस x ऐसे कॉपी कर सकते हैं ग्रेटर देन 2x/5। फिर 2x प्लस 1/3 ये जो है ग्रेटर देन 2x/5। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 6x। फिर 10x माइनस ये 6x इधर आएगा ग्रेटर देन -5, उधर जाएगा माइनस हो गया। तो 4x ग्रेटर देन -5। तो x कितना आएगा ग्रेटर देन -5/4, 1 माइनस 1.25। तो ये हो गया दो से सॉल्यूशन। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कंबाइन करके। तो x बीच में लिख देंगे ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन -1.25, यानी कि 1 से लेके x का वैल्यू है -1.25 से बड़ा है और 1 से छोटा है और इक्वल है। तो इसलिए तो ये 1 यहाँ पर है, तो ये नंबर लाइन मैंने बनाया, 1 इधर है और ये इक्वल भी है, इसलिए यहाँ पर डार्क सर्कल कीजिए। जो इक्वल होता है वो डार्क सर्कल और लेस देन ग्रेटर होता है तो हॉलो सर्कल। तो -1.25 है यहाँ पर, करीब करीब यहाँ पर हाफ का हाफ। तो ये हो गया हॉलो सर्कल। फिर रियल नंबर है तो कंप्लीट आ जाएगा। होल नंबर नेचुरल नंबर में इंटीजर में जो है एक एक डिजिट लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर होने की वजह से ये पूरा डार्क कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। इस सेकंड क्वेश्चन में हम ध्यान दे सकते हैं ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which BC is equal to CD. BC is equal to CD. EF is the tangent at A. ये CBD दिया है 43 और AD भी दिया है 62।
अभी हमें निकालना है एंगल ADC, ABD एंड FAD। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला ADC, तो ADC, तो ये पूरा एंगल निकालना है और इसमें ये 62 दिया हुआ है। यदि हम ये निकाल दें तो ऐड कर देंगे तो ADC निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो BDC है ये कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BC और CD इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है ना, BC CD इक्वल है। तो इसका मतलब है इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट 43, इसका अपोजिट ये, तो ये भी 43 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 43 मिल गया। तो 43 प्लस 62 है ना, 43 प्लस 62 हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो देखिए ओरली भी निकल गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्या क्या लिखना है जब ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो रीज़न के साथ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एंगल BDC, ये जो BDC है इसको लिखे इज इक्वल टू एंगल DBC। DBC जो जहाँ पर एंगल होता है उस वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं। तो ये रीज़न क्या है, क्योंकि BC इज इक्वल टू CD ये दिया हुआ, तो इसका मतलब ये 43 हो गया। DBC कितना है, DBC 43, फिर BDC भी 43 हो गया। तो हमारा पहला आंसर अभी निकल जाएगा यदि हम ऐड कर देंगे। तो ADC इज इक्वल टू ये 62 प्लस 43, तो ये 105 डिग्री हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है ABD, ABD। ठीक है, तो ये एंगल निकालना। अभी हमें ये 43 मिल चुका है, ये हमें ये 105 भी हमने निकाल चुके हैं। तो अभी तो ABC क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, एंगल, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में एंगल ADC प्लस एंगल ABC। देखिए ADC और ABC ऐड करते हैं तो 180 होगा। तो रीजन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये रीजन हो गया। तो अभी हमें ADC मिल चुका है ना, ADC ये 105 मिल चुका है। तो हम लिखेंगे 105 प्लस, अभी देखिए ABC में दो पार्ट है, तो एक है ABC, इसमें दो पार्ट है, तो इसमें ABD प्लस 43 लिखेंगे। इज इक्वल टू 180। ठीक, तो हमने क्या किया, दो एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल लेके सॉल्व कर दिया। तो 105 प्लस एंगल ABD प्लस 43 इज इक्वल टू 180। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है 8 4 148 प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABD हो जाएगा 180 माइनस 148, तो ये हो गया 32 डिग्री। तो एंगल ABD भी आ गया। अभी C में क्या करना है, C में FAD।
अभी एफ ए डी क्या होता है, देखिए एफ ए डी, एफ ए डी। अभी जो एफ ए डी है इसको ये हम देख सकते हैं टेंजेंट और कॉर्ड एंगल बनाता है इधर में, ठीक है। तो उसी कॉर्ड से अपोजिट सेगमेंट में हम एंगल लेते हैं वो बराबर होता है, ये इसी को बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो एफ ए डी ये कौन सा एंगल है, ये कॉर्ड बनाता है, ठीक है। तो ये इसके कॉर्ड के उल्टे साइड में वहाँ से ही कॉर्ड्स ऑब्टेन इक्वल एंगल। तो अभी ये एंगल यदि हम लेते हैं तो ये कॉर्ड को फिर ये 62 ले सकते हैं, और इसी तरह ये अच्छे से पैटर्न समझ लें। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल एफ ए डी डायरेक्टली हो जाएगा। तो एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। तो ये आपको स्टेप लिख के दिखाना है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। आर इक्वल, ओके। तो इज इक्वल टू 32 डिग्री है। तो ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। तो अभी हम देख सकते हैं ए जो पॉइंट है ए कमा बी है इसका कोऑर्डिनेट, बी का है -4,3, सी का है 8,-6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल बना सकते हैं ए बी सी, ए कॉमा बी, बी ले लीजिए -4,3, सी ले लीजिए 8,-6। ये हो गया। अभी पॉइंट डी इज ऑन बी सी सच दैट बी डी इज टू डी सी इज 2:1। तो डी पॉइंट है बी सी में लेना है, बी डी इज टू डी सी 2:1। तो ये डी ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो डबल इधर सिंगल हो गया। अभी ये रेशियो है 2:1 और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये इसका मिड पॉइंट ले लेता है 6,0, ये एम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछा है ना। तो यहाँ पर भी हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो अभी सेक्शन फार्मूला आपको मालूम है, अब बिना फार्मूले का भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक पैटर्न बता देता हूँ, तो वो पैटर्न से आप सॉल्व करिए, ठीक है। जब भी आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेशियो दिया गया है ना, और जो सेक्शन फार्मूला का, तो हमें जो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है वो यहाँ पर क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, उसको निकालना। तो इसको हम एक्स वाई ले सकते हैं, या एक्स डैश वाई डैश जो भी है वो ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, तो एक्स का हम पहले लिखेंगे। तो एक्स का लिखने के लिए ये जो 2 है ना, इधर वाला जो रेशियो है वो उधर वाले एक्स के साथ इंटू कीजिए, 2 × 8, ठीक है। ये तरीका है। तो आपको फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। प्लस फिर 1 का है इधर के साथ करिए, क्योंकि बी और सी को ये डिवाइड कर रहा है। तो 1 × -4 फिर बाई रेशियो ऐड कर दीजिए, 2 + 1, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, 16 - 4/3, तो 12/3। तो एक्स का 4 आ रहा है ना। तो ये हो गया जो डी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट। और वैसे ही अभी वाई का भी लिखना है। वाई लिखने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर वही रूल लगाइए, इधर वाला रेशियो इसके वाई के साथ इंटू कीजिए। सो 2 × -6 फिर +1 × 3,
बाई 2 + 1। तो इसको भी सॉल्व कर देता है, तो -12 + 3/3, तो -9/3, तो ये आ गया -3। देखिए, तो हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट हो गया, देयरफॉर डी इज इक्वल टू एक्स का हो गया 4 -3। तो ये पहला आंसर हो गया। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला पैटर्न से सॉल्व कीजिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए क्या है? ए इज द वर्टेक्स, ठीक है, और इसका ये मिड पॉइंट दिया है। अभी हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास यदि पैटर्न देख लेते हैं, तो ए है a, b, और डी है, हमने निकाला 4, -3, फिर इसका मिड पॉइंट m जो है 6, 0 है, तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में, तो मिड पॉइंट जो फार्मूला होता है एक्सट्रीम पॉइंट का a + 4, तो a + 4/2 इज इक्वल टू ये मिड पॉइंट 6। तो मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करने से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो a + 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 - 4, 8 आ गया, है ना। तो a का वैल्यू कितना है? 8। फिर ये आ गया। अभी b का हम देखते हैं, तो b + -3, ठीक है, तो b के साथ -3 ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये y कोऑर्डिनेट यानी कि 0 आ जाएगा। तो b - 3 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो a का कोऑर्डिनेट्स हो गया a, b, इसका मतलब 8, 3। तो ये हो गया a का कोऑर्डिनेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू m एंड पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर m से पास कर रहा है और ये BC से पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमें ऐसे लेना है कि m से पास कर रहा है और BC के साथ पैरेलल। तो जब भी पैरेलल होता है तो स्लोप परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप, तो ये स्लोप निकाल के हम यूज करेंगे। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, ये याद रखिए, ठीक है। ये m1 इज इक्वल टू m2, ये पैरेलल के लिए होता है, और m1 × m2 -1 होता है, ये परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ पर जो BC का स्लोप होगा वही ये लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है। तो और BC का हमें देखिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 2 पॉइंट ABC हमें मालूम है, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो BC का स्लोप निकाल लेंगे, फिर ये लाइन का भी स्लोप वही हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हम स्लोप और पॉइंट यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो स्लोप ऑफ BC निकालना, ठीक है, BC का स्लोप निकाल लीजिए। अभी BC का क्या है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए हम उसको y2 - y1 बाई x2 - x1 ये स्लोप लेंगे फार्मूला। तो अभी x1 y1 क्या है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, तो डायग्राम से हमको पता चल जाएगा ना। तो ये है BC का निकाल रहा है, तो इसलिए ये पहला पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2, तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। x1 y1 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको x1 y1 ले लेते हैं,
और इसको x2 y2 लेना। फिर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y2 माइनस y1 जो -6 -3 ध्यान से लिखना है, ठीक है। y का हम लिख रहे हैं तो ये -6 -3, फिर x2 ये हो गया 8 -4, तो ये हो गया। तो इस तरह से स्लोप इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाता है, -9/12, तो -9/12 स्लोप आ गया। तो -9/12 मतलब 3/4, तो m इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। स्लोप हमें निकल गया। तो स्लोप ऑफ ये BC का है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन m2 इज इक्वल टू m1, यानी कि ये -3/4 होगा। अभी हमें ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें मिल गया, कितना स्लोप है, -3/4, और ये लाइन जो है m से पास कर रहा है 6,0 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा। तो हमें मिल गया एक पॉइंट जहाँ से वो लाइन पास कर रहा है, फिर स्लोप मिल गया, तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो कहाँ से पास कर रहा है ना, वो है y1 और x1, और y और x तो रहेगा इक्वेशन में, और m है यहाँ का स्लोप। तो देखिए आसानी से आप पुट कर सकते हैं। तो कहाँ से पास कर रहा है, 6,0, तो 6,0 से पास कर रहा है, तो ये x है ये y है, सॉरी x1 y1 हो गया। तो इसको वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 0, m हो गया -3/4, x माइनस x1 हो गया 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 18। तो ये हो गया इक्वेशन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन का फॉर्म होता है, इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो इसलिए 3x प्लस 4y 18। तो इस तरह से लिखना भी सही है, आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो और एक फॉर्मेट भी है, कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है इज इक्वल टू 0, तो ये भी सही है, ये पैटर्न भी सही है। तो इस तरह से हम इक्वेशन निकालते हैं।